अब पहली कॉज थी रेवोल्यूशन की इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरी कॉज इनलाइटनमेंट, मीन अवेयरनेस आ गई लोगों को, राइट्स का पता चल गया। सबको नहीं पता चला, लीडर्स को पता चल गया। अब लीडर्स गाइड कर रहे हैं कौम को, और कौम इकोनॉमी में पिसी हुई है, टैक्स भी लगाए जा रहे हैं। और तीसरी कॉज पॉलिटिकल क्राइसिस। अब जो किंग का फाइनेंस मिनिस्टर है, किंग लुई का, उसका नाम था नेकर। अब नेकर बादशाह को कह रहा है कि जनाब हालात ठीक नहीं है, ग्राउंड पे सड़कों पे हालात ठीक नहीं है, टेम्पर्स आर वेरी हाई, लोग इस वक्त बड़े मुश्तिल है क्योंकि इकोनॉमी के बड़े बुरे हालात हैं। लेकिन बादशाह की जो लाइफस्टाइल है, वो दुनिया के सबसे बड़े महल में रह रहा है, वर्साइल्स में, जिसका नाम था वर्साइल्स। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पैलेस था वो। 20,000 बंदे की उसमें कैपेसिटी थी। जस्ट इमेजिन, उस वक्त 20,000 बंदे की कैपेसिटी, एंड इट वाज अ लैविश पैलेस। लैविश, वो लोगों को और दुनिया को अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए बनाया गया था। और जो क्वीन है, वो डेली एक सूट एक दफा ही पहनती है बस। और उसका हेयर स्टाइल, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें, तो जिस तरह का हेयर स्टाइल वो तब बनवाती थी, लोग आज भी नहीं बनाते। लाइक शी वाज सो फैशनेबल एंड सो लैविश। पार्टियां हो रही हैं महल में, बाहर लोग भूख से मर रहे हैं सड़कों पे, और अंदर पार्टियां चल रही हैं। उनको पता ही नहीं है, बिकॉज वो गुर्बत है ही नहीं। देखिए ना, एक बंदा गुर्बत में रहता ही नहीं है, वो कैसे एहसास कर सकता है उस बंदे का जो गुर्बत में रहता है। The French Revolution, one of the most important events in modern human history. It changed so many things. It changed people's perception about government and people's rights. ये एक इंट्रोडक्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन का. It gave rise to people's demands about fundamental human rights. Declaration of the Rights of Man, ये आप इसे एक डेक्लेरेशन कह लें, एक करारदाद कह लें, ये पास हुई थी ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ये बाद में यूनाइटेड नेशंस में भी यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इसमें भी ये आई है बाद में. ये राइट्स बेसिकली क्या है? राइट्स जो अभी दो मैंने बात की है. देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले पीपल डिड नॉट हैव पॉलिटिकल राइट्स. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के बनने में, गवर्नमेंट के चलने में people did not have any role to play. किंगशिप होती थी, आज भी है, तब तो खैर बहुत ज्यादा थी, आज भी कई मुल्कों में है. पाकिस्तान में भी आपको किंगशिप वाली मेंटालिटी नजर आती है कई पार्टियों में. सऊदी अरब में आज भी किंगशिप है, बाप मरता है बेटा आ जाता है, या बेटी वहां पे अभी तक आ नहीं सकी क्योंकि बेटे होते हैं वहां पे, नहीं होगी तो बेटी आ जाएगी. तब तो पूरी दुनिया में तकरीबन यही था. तो ऐसे सिस्टम में तो पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती आम बंदे की, किसी सिटीजन की. ये सारा कुछ चलता था. ये एक ओवरऑल परसेप्शन है, इसकी इंट्रोडक्शन आप कह लें. बट देन थिंग चेंज्ड इन फ्रांस. फ्रेंच जो है ना, वो प्राउड फील करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला जो रेवोल्यूशन है वो फ्रांस में आया. दे फील प्राउड अबाउट इट. दे गेव राइज टू दिस न्यू पॉलिटिकल सिस्टम इन दिस वर्ल्ड. बाकी फिलॉसफी में भी उनका काफी रोल है. जब इंसान ने कहीं कंट्रीब्यूट किया होता है ना, तो आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है. आप खुद भी जब लाइफ में कुछ कर लेते हैं, तो आपको एक होता है कि यार आई हैव डन दिस, मैंने ये कंट्रीब्यूट किया है. इसी तरह नेशंस है, नेशंस दे फील प्राउड. लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होता कभी भी. यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स. अब मैं आपके साथ कुछ फेजेस डिस्कस करूंगा, और उन फेजेस के major points. Number one, there will be a pre-revolution phase. Pre-revolution, what was happening
before revolution, then we will discuss revolution. In short, I'll just summarize it. Then post revolution, और उसके बाद फिर आएगा Napoleon Bonaparte. You might have already heard his name. He is the most important, most famous, you can say, figure of France, and one of the greatest military generals in entire human history. Then what happened after Napoleon? ये कोई तकरीबन 2-3 डेकेड्स का ये टाइम पीरियड है जो आज मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाना है. उसके मेजर पॉइंट्स मैं लिखाऊंगा, मेजर डेवलपमेंट्स क्या हैं, व्हाट हैपेंड एक्चुअली. अब रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में पॉलिटिकली एब्सोल्यूट मोनार्की है. पॉलिटिकली फ्रांस इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की मीन द किंग इज एब्सोल्यूट, द किंग इज द लॉ. जो किंग कहेगा वही कानून है, बाकी उससे पूछने वाला कोई नहीं. उसने कानून बनाना है. कॉन्स्टिट्यूशन है कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है. किंग इज सुप्रीम. किंग कौन है? लुई 16, LOUIS, लुई 16. ये रूल कर रहा है फ्रांस को. बिफोर 1789 रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1789. एक साल में रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होता, काफी साल लगते हैं. स्टार्ट होता है 89 में. तो यही डेट जो है वो ये कंसिडर की जाती है. पॉलिटिकली एब्सोल्यूट मोनार्की, एडमिनिस्ट्रेटिवली एडमिनिस्ट्रेशन फ्रांस की सिर्फ बात कर रहे हैं हम. बाकी यूरोप के मुल्कों में भी एब्सोल्यूट मोनार्की है, किंग बैठे हुए हैं. जो आपको डेमोक्रेसी नजर आती है ये नहीं थी, ये अभी की पैदावार है. ये तकरीबन पिछले 100 साल में ही डेमोक्रेसी वहां पे फ्लरिश की है. आपको ये पढ़ के अपने मुल्क के हालात समझ आना शुरू हो जाएंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री राइट नाउ एंड वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड, और हम किस प्रोसेस से गुजरे हैं. आपको लगेगा हम 200 साल पीछे हैं यूरोप से. ये जो चीजें हम आज फेस कर रहे हैं ना, कि मजहब का क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी में, मिलिट्री का क्या रोल होना चाहिए, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी इसको कैसे हैंडल करना है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज की लाइक जो आइडियाज पे इनके फ्लरिश करनी चाहिए, फिर मरूसी सियासत होनी चाहिए नहीं, उसका नुकसान क्या, फायदा क्या है. ठीक है, नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो आज तक किसने देखा ही नहीं है, और इस्लाम में भी नहीं है. पहली चीज तो ये है कि ये अन इस्लामिक है. मरूसी इस्लाम के बाप के बाद आगे अगले खानदान में पावर का ट्रांसफर होना ये अन इस्लामिक है. और हमारे यहाँ आज भी है, मुसलमान मुल्कों में, कई मुल्कों में हमारे यहाँ 2 पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को फॉलो करती हैं. क्योंकि आप इस्लाम में देख लें तो आपको साफ चीजें नजर आ जाएंगी. जो मजहब मेरिट को इतना प्रेफर करता हो, जस्टिस को प्रेफर करता हो, मेरिट की, जस्टिस की बात करता हो, उस मजहब में, उस सिस्टम में आपको लगता है कि कोई मरूसी सियासत की जगह होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, और है ही नहीं. और इस्लामिक सिस्टम में मिलिट्री का पॉलिटिक्स में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है. क्लियर कट है. एक खलीफा ने उस वक्त के सबसे स्ट्रॉन्ग जनरल को, आर्मी चीफ को उधर से हटा दिया. कोई कुछ नहीं हुआ, उसने कोई बगावत नहीं की. भाई अथॉरिटी है खलीफा के पास, और वो जीता हुआ जनरल है, कोई हारा नहीं है जंग. वो जंगी लिहाज से कोई वजह नहीं है उसको हटाने की, लेकिन अथॉरिटी है, इख्तियार है ना खलीफा के पास, वो हटा सकता है. भाई यूरोप अब करवट ले रहा है. इस्लाम में तो आपको पता है कि चीजें बड़ी जल्दी चेंज हो गई, वापस दोबारा पुराने सिस्टम की तरफ चले गए. एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रांस में 2 तरीकों से रूल किया जा रहा है. आप ब्यूरोक्रेसी कह लें उस टाइम की. नंबर 1 क्लर्जी, मौलवी. मौलवी को हमेशा रूलर इस्तेमाल करता है अपने मकसद के लिए. ये आज की बात नहीं है, और मौलवी इस्तेमाल होता है और मजहब को बेचता है. जिन्होंने नहीं बेचा उनका नाम आज तक जिंदा है. हमारे जो इमाम है उनमें से आप मोस्टली देख लें, इमाम अहमद बिन हंबल के साथ क्या हुआ, दूसरे जो और इमाम हैं, दे ऑल सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ
रूलर को कभी पसंद नहीं आता कि वो बंदा इंडिपेंडेंट रहे, अपनी काम कर ले, और उसके खिलाफ जाए वो, टॉर्चर होता है, परसिक्यूशन होती है। ये कोई शिया है कोई सुन्नी है, सबके लिए आप देख लें, जिस बंदे ने भी रूलर के खिलाफ स्टैंड लिया है उसने हमेशा सफर किया। लेकिन नाम उसी का होता है, जिंदगी में अल्लाह उसको कामयाबी दे दे तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी हिस्ट्री उसे सही साबित कर देती है, और नाम उन्हीं का रहता है। जिंदगी तो किसी की 60 साल होती है, 70 साल होती है, हर बंदे ने मरना ही है। कोई नेचुरल से चला जाए, कोई अननेचुरल से चला जाए, आपके जो काम है वो आपको पहचान देते हैं, जिसे आप लेगेसी कहते हैं। तो मौलवी क्लर्जी वहां पे अदालतें बनाई हुई हैं। क्लर्जियों का क्या करता है, बादशाह क्या करता है, उनको जमीनें देता है क्लर्जी को। क्लर्जी मीन मौलवी, जो तबका होता है मौलवियों को उसे क्लर्जी कहते हैं, उसको जमीनें मिलती हैं। उसके नीचे फिर आपके पास आती है नोबिलिटी, नोबल्स, जागीरदार। ये डिफरेंट इलाकों के इन्हें गवर्नर बनाया गया है। आप इन्हें गवर्नर कह लें, उस वक्त तो नोबल्स होते थे। ये नोबल्स, जागीरदार, सरदार आप कह लें। ऊपर किंग बैठा हुआ है सबके, द किंग इज एट द टॉप, ये नीचे पूरा सिस्टम है। क्लर्जी के पास जमीनें, नोबिलिटी के पास, जागीरदारों के पास जमीनें हैं, सोल्जर्स हैं, वो नीचे हुकूमत करेंगे वहां पे, और टैक्स इकट्ठा करेंगे वहां से और बादशाह को देंगे, कुछ अपने पास भी रखेंगे। किंग तो एक बंदा है ना, उसकी तो फैमिली रॉयल फैमिली आप जिसे कह लें। क्लर्जी की क्या परसेंटेज है सोसाइटी में? 1%। नोबल्स की क्या परसेंटेज है सोसाइटी में? 2 से 3%। अरिस्टोक्रेसी जिसे आप कह लें। टोटल ये कितने बन गए? 4 से 5% टोटल। ये अशराफी है फ्रांस का, और बाकी क्या 95% आम लोग। ये एडमिनिस्ट्रेशन जिन पे हुकूमत की जा रही है, सब्जेक्ट्स। इकोनॉमिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी कैसी है? एग्रीकल्चर, एग्रेरियन सोसाइटी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया नहीं हुआ अभी, मशीनरी लगी नहीं है, मिलें फैक्ट्रियां भी लगना शुरू नहीं हुई फ्रांस में, ठीक है, वो बाद की बात है। तो सोसाइटी एग्रेरियन है, जमीनों लाइक ज़राअत मेन लाइक सोर्स ऑफ इनकम है, और ज़राअत से ही लोगों को सारा कुछ मिलता है। काम करवाने वाला भी और करने वाला भी ज़राअत के साथ लिंक्ड है। सिस्टम क्या है? या आप पेजेंट है, या आप नोबल है, मीन के जागीरदार है, या आप काम करते हैं या करवाते हैं। पेजेंट बेचारा जमीनों पे काम करता है, उसको दाने शाने मिल जाते हैं साल के। हमारे यहाँ आज भी साउथ पंजाब में होता है, सिंध में भी होता है, रूरल सिंध में आज भी ये चलता है। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। सारा साल जागीरदारों के साथ काम करते हैं, साल के दाने बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और वो कहते हैं नहीं हमारे तो बड़े भी इसका काम करते रहे, हम भी यही करेंगे, ठीक है, नमक खाया है हमने, ये वो। ये यूरोप में भी ऐसे था पहले। ये गुलामी की सोच होती है, जब आप इंसान को खुदा मानने शुरू कर देते हैं कि इसका नमक खाया है, बस इसके साथ वफादारी करनी है। वफादारी डज नॉट मीन कि आपने अपने लिए कुछ नहीं करना। एक साल के मुश्किल से दाने ही मिल रहे हैं, इनके कोई सैलरी नहीं है, कोई और काम नहीं है, छोड़ के जाते हैं तो वो आपको बर्बाद देता है। पढ़ने उसने किसी को देना नहीं है पूरे गांव में, जो पढ़ेगा वो उसके खिलाफ हो जाएगा। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी एजुकेशन में क्यों फोकस नहीं करती? आपको क्या लगता है क्यों प्रोजेक्ट नहीं बनाती, क्यों ये लोगों को इंसेंटिवाइज नहीं करते? वो सोचते हैं कि जो पढ़ा लिखा है वो हमारे खिलाफ है। आमतौर पे मेजोरिटी, सारे नहीं, मेजोरिटी खिलाफ है। तो वो कहते हैं लोगों को पढ़ा के क्या करना है? तो इकोनॉमी एग्रेरियन है, कोई इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी मीन्स कि हर बंदे को मौका होना चाहिए काम करने का, पैसे कमाने का, कोई भी हो, जॉब करे, कोई बिजनेस करे, ऐसा सिस्टम कोई नहीं है। क्योंकि जमीन सारी ही उनके कब्जे में है, तो फिर और बंदा कोई कर ही नहीं सकता कुछ। सोशल सिस्टम की बात करते हैं, सोशली हायरार्की है, डिवीजन सिस्टम है। मैं आपको भी बता चुका हूं, किंग इज एट द टॉप, फिर क्लर्जी है, फिर नोबिलिटी है, फिर कॉमनर्स आम बंदे, पेजेंट्स आप कह लें। तो सोसाइटी इस तरह, जिस तरह इंडिया में थी कास्ट सिस्टम, कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये लाइक शूद्र से पहले वेश है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश और शूद्र, ये 4 जातें थी इंडिया में।
और हम में से सब लोग कोई इनमें से किसी ना किसी जात में से ही कन्वर्ट हुए हुए हैं, क्योंकि मुसलमान ऊपर से तो टपके नहीं है ना, यहाँ पे नीचे लोग थे, उन्हीं में से कन्वर्ट होके हमारा कोई ना कोई बड़ा, कोई दादा परदादा को मुसलमान हो गया होगा, हम मुसलमान पैदा हो गए। हमारा तो इसमें कोई कमाल नहीं है, कोई ना कोई तो कन्वर्ट हुआ है ना हमारी नस्ल में से, जिसकी वजह से हम मुसलमान पैदा हो गए। पता हमें से मेजोरिटी लोगों को नहीं है कि कौन मुसलमान हुआ था, बिकॉज काफी टाइम हो गया होगा, कोई 400 साल पहले हुआ होगा, कोई 500 साल पहले हुआ होगा मुसलमान, बाद में नस्ल सारी मुसलमानों की चल पड़ी, क्योंकि तबलीग की यहाँ पे आके सहाबा कराम ने भी की, उसके बाद सूफिया कराम ने भी की, जो रूलर्स मुसलमान थे इस इलाके में उन्होंने भी लोगों लाइक काफी लोग पे इम्प्रेस हुए, और फिर ऑब्वियसली जब रूलर होता है तो लोग वैसे ही कोशिश करते हैं कि उसी का मजहब अडॉप्ट कर लिया जाए। सोशल सिस्टम बड़ा रिजिड था फ्रांस में भी, लेकिन फिर इनकलाब कैसे आ गया? आओ, एक तो ये जो सिस्टम है ये खुद एक वजह बना इनकलाब की, हायरार्की है, लोगों को घुटन होती है इस तरह की जहां पे आपके पास कोई चांस ही नहीं है ऊपर जाने का, लेकिन ये तब होते हैं जब आपको अवेयरनेस आ जाए। तो अब कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन ब्रीफली मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे जो बड़ी कॉज थी और इमीडिएट कॉज थी, मीन के फौरन क्या हुआ कि इनकलाब आ गया, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, इकोनॉमिक क्राइसिस, आटा खत्म हो गया, जिनके बहुत थोड़ा रह गया, लोग लड़ रहे थे आटे पे, उसके बाद से हुकूमतें जो है वो आटा इकट्ठा करके रखती हैं अपने पास, जखीरा करके रखती हैं, जो इनकलाब से डरती हैं वो आटा जखीरा करके रखती हैं, ये आटा ना कहीं खत्म हो जाए, बिकॉज रोटी नहीं मिलेगी तो लोग तो ऑटोमेटिकली सड़कों पे आ जाएंगे ना। तो जब तक लोगों को रोटी मिलती रहती है घर में बैठे, बाकी खैर महंगाई शंगाई सारी वो गालियां निकाल लेंगे, लेकिन दे डोंट कम ऑन स्ट्रीट्स, गालियां में इनके गवर्नमेंट को बुरा भला कह लेते हैं, लेकिन रोटी मिल रही है, चाहे महंगी मिल रही है। खैर, इकोनॉमिक क्राइसिस, टैक्सेशन, टैक्सेस किस पे लगाए जाते हैं? उस पेजेंट पे, उस गरीब पे, मीन के जो सबसे गरीब है टैक्स उसी से इकट्ठा किया जाता है। ये नाइंसाफी है, ये शुरू से चली आ रही है, यानी कि जिसके पास पहले ही पैसे नहीं है वो बेचारा पहले ही गरीब है और टैक्स भी वही दे। टैक्स तो अमीर पे लगना चाहिए जिसके पास पैसा है, गरीब से क्या टैक्स बेचारे। हमारे यहाँ क्या होता है, जीएसटी बढ़ा दी है, उससे चीजों की प्राइस देख लें आप, पेट्रोल बढ़ा है, जीएसटी बढ़ा है, थिंग्स हैव गॉन अप। कौन पे कर रहा है? नुकसान किसको हुआ है? जो बेचारा दिहाड़ीदार बंदा है, जो किसान है, जो मजदूर है, उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि वो तो पहले ही बेचारे बड़े हैंड टू माउथ होते हैं कि कोई जितना कमा लिया खा लिया, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा होता है। अब वो बंदा मजीद पिस गया है, अब वो अगर बाहर आता है, उस 2 दिहाड़ियां अगर मिस कर दे अपनी, वो उसके घर में खाना नहीं पकता, तो वो तो एहतजाज में शामिल नहीं हो सकता, किसी भी एहतजाज में, क्योंकि वो तो बेचारा सुबह जाएगा शाम को आएगा तो घर में खाना पकने, वो पिस रहा है, वही पिस रहा है, वही टैक्स देता है दादा, और वो ही बोल नहीं सकता, क्योंकि वो बोलेगा मरेगा और भूखा भी मरेगा। छुट्टी, अब वो अगर छुट्टी करता है शाम को घर रोटी नहीं पकती, एक तो वो फंस गया वो बेचारा, बाकी अगर वो एहतजाज करता है पकड़ा गया तो उसको मार भी पड़नी है। तो हर साइड पे उसी को दबाया जाता है, सिस्टम ऐसा है ना, तब भी ऐसा ही था, आप किंग के खिलाफ बोल नहीं सकते। आटे की प्राइस ट्रिपल हो गई, एक तो महंगाई बहुत होगी फ्रांस में, ऊपर से शॉर्टेज आ गई, और टू एड टू मेक थिंग्स फ्रॉम बैड टू वर्स, देयर वाज अ बैड हार्वेस्ट, फसलें कम हुई इनकलाब से पहले। अब देखें जब अल्लाह ने फैसला कर लिया हो कि ये मुल्क अब चेंज होना है, फसलें कम हुई, फसलें कम हुई, पैदावार कम हुई, पैदावार कम हुई तो अनाज की शॉर्टेज आ गई। अब अनाज की शॉर्टेज आ गई है तो सिस्टम और ज्यादा प्रेशर आ गया सिस्टम पे, लोगों ने तो खाना खाना है, रोटी तो आटा तो बेसिक चीज है ना, लाइक बाकी तो चीजें आप खैर उसके बगैर गुजारा हो सकता है, आटे के बगैर और पानी के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। गंदम इज समथिंग विच पीपल ईट एवरी डे, ऊपर से टैक्स लगा रहा है किंग, मजीद टैक्स लगा रहा है, पीपल आर फेड अप। एक ये कॉज बनी इकोनॉमिक कॉज, और दूसरी कॉज थी इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट को सिंपल आप कह लें अवेयरनेस, दिमाग रोशन हो गए थे लोगों के,
सारों के नहीं, सारे कभी भी आज तक नहीं पढ़ते। फ्रांस में काफी लोग थे जिन्होंने बुक्स पढ़ी थी, बुक्स और इंसाइक्लोपीडिया छपा था फ्रांस में। जॉन लॉक वो ब्रिटिश था, रोसो फ्रेंच था, रोसो भी उसने कहा कि इंसान आजाद पैदा हुआ था, मैन वाज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन शैकल्स। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की उसने बात की कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंसान करता है रियासत के साथ कि भाई ठीक है मेरी आजादी ले लो, मैं आपके कानून की पासदारी करूंगा, आप मुझे कहोगे रेड इशारे पे खड़े होना है मैं खड़े हो जाऊंगा, आप मुझे कहोगे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना मैं नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे आप प्रोटेक्शन दोगे, मेरी बेसिक जो नीड्स हैं वो आप पूरी करोगे। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक मुआहदा होता है शहरी और रियासत के दरमियान। तो रियासत ने इसको पूरा करना होता है। अगर आप मुझ पर टैक्स लगाओगे मैं टैक्स दूंगा। लाइक आप हम लोग जो अवाम जो देखे ना, आप लोग अभी 18% टैक्स दे रहे हो, क्यों भाई? सोच रहे आपने कभी सोचा? इसलिए देते हो कि रियासत ने आपके साथ वादा किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट है शहरी का रियासत के साथ और रियासत का शहरी के साथ कि भाई हम आप पे, गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो पॉलिसी बनाए, टैक्स लगाए, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको बेसिक एजुकेशन लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री देगी, प्रोटेक्शन आपको देगी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको देगी, आप कहीं भी जा सकते हैं पाकिस्तान में, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको मिलेगी, आप वोट डाल सकते हैं, आप गवर्नमेंट अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको ये मुआहदा हुआ है। तो रोसो ने उस वक्त दुनिया में इतने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, ये लाइक स्टार्ट कर रही है दुनिया में। जॉन लॉक, रोसो, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, इमैनुअल कैंट, एडम स्मिथ, अब लोगों ने इनको पढ़ लिया, फ्रांस के लोगों ने, उनमें से काफी लोग हैं, उनमें से लीडर हैं फ्रांस के लाइक रेवोल्यूशन के, डैंटन है, उसके बाद फिर एक रॉब्सपियर है, और भी लोग हैं। अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब किंग कहता था मेरे पास डिवाइन राइट है, अल्लाह की तरफ से दिया गया मेरे पास हक है आप पे हुकूमत करने का, मुझे अल्लाह ने बनाया बादशाह, आपने नहीं बनाया, तो आप मुझसे सवाल भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने मुझे बनाया ही नहीं है। मैं कौन सा आपके वोट लेके आया हूं भाई, मुझे तो अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह ही मेरा हिसाब कर सकता है, आप नहीं कर सकते। अब लोगों ने ऑथर्स को पढ़ लिया, वो कहते हैं कि नहीं, जो इंसान की राय है, लोगों की राय है, वो सबसे सुप्रीम है। इस दुनिया में तो बंदा हिसाब करेगा ना, अल्लाह ने तो आखिरत में हिसाब करना है, अल्लाह का हिसाब तो मरने के बाद होगा, तो दुनिया में तो बंदा बंदे का हिसाब करेगा। अब लोगों में ये शऊर आ रहा है कि यार ये हमारे लिए, हमारे सामने अकाउंटेबल है, ये बादशाह हुकूमत हम पे करता है और ये कहता है कि मैं अल्लाह को जवाब दूं। अल्लाह को तो जवाब दे होगा ना जब अल्लाह के पास जाएगा, अभी तो हमारे पास है ये। और वो देख रहे हैं कि अच्छा रिलीजन की बात रह गई थी, कि मैंने आपको जो सिस्टम बताए थे बिफोर रेवोल्यूशन, उसमें से रिलीजियस सिस्टम क्या था। मोस्टली रिलीजियस लोग हैं, सुपरस्टिशियस लोग हैं, तो हम आग पे बिलीव करते हैं, जिस तरह आज भी हम में से भी काफी लोग करते हैं। काली बिल्ली गुजर गई है तो आज इट्स गोइंग टू बी अ बैड डे, घर में किसी ने कैंची खड़का दिया तो मीन का लड़ाई होगी, और भी इस तरह की बेबहा चीजें हैं जो हमारी लाइफ में शामिल है। हालांकि इनमें इनकी ना कोई साइंस में कोई हैसियत है ना मजहब में कोई हैसियत है, बिल्कुल कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में बैठा दी गई। अच्छा खासा बंदा बेचारा सोच रहा होता है कि यार शायद ऐसा हो जाए, कंफ्यूज हो जाता है। तो यूरोप में भी ऐसा ही था, फ्रांस में भी ऐसा ही था, पीपल वर सुपरस्टिशियस। अगर किसी ने क्राइम कर लिया तो इट मीन्स कि इसमें कोई जिन्ना आ गया। ये नहीं सोचना कि उसको हो सकता है पैसों की जरूरत हो, उसने चोरी कर ली, उसको सजा मिलेगी, ठीक हो जाएगा अगली दफा। ये नहीं, उन्होंने कहीं इसमें कोई बदरू आ गई है, इवल स्पिरिट आ गया जिसने इससे करवा ली, इस तरह की फिर सजा। फिर इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन ये नहीं है कि उससे कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई प्रूफ इकट्ठा किया जाएगा, नहीं, कोयलों पे चलो, अगर पांव पे चाले पड़ गए तो इट मीन्स कि तुम क्रिमिनल हो, गिल्टी हो, अगर ना पड़े तो पाक हो। आप मुझे बताएं किसके चाले नहीं पड़ेंगे? आप में से सबको चला लेते हैं, हम भी चलते हैं, सबके पड़ेंगे,
लाइक कोई लॉजिक बनती है? आपको लगता है कि लॉजिक नहीं बनती, लेकिन उस वक्त के लोग मानते थे क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है, इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। या बैटल करवाते थे, ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्राइम की, रेप का इल्जाम लग गया है, चोरी का होने वाला है, और जिस पर इल्जाम लगा है दोनों आपस में बैटल कर रहे हैं, जो बंदा मारा गया इट मीन्स कि वो गिल्टी था जो हार गया। अब इसमें टेस्ट किस चीज का हो रहा है? स्किल का और ताकत का। जो कमजोर है बेचारा वो रगड़ा जाता था, ये सिस्टम था। और अगर आप इसमें एजुकेशन सिस्टम की भी बात कर लें तो देयर वाज नो क्लासरूम एजुकेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज पढ़ना स्टार्ट हुई हैं अभी, उनमें भी एलीट क्लास के लोग पढ़ सकते हैं। ये जो क्लासरूम माहौल है, आम बंदा भी तालीम की तरफ आ रहा है, पढ़ रहा है, ये सिस्टम नहीं था। बिकॉज सोसाइटी को एजुकेशन की इतनी जरूरत ही नहीं थी तब। क्यों? अब लेकिन नॉलेज को तो लोग कभी भी इतना प्रेफर नहीं करते थे। एजुकेशन दुनिया में तब फैली है जब जरूरत पड़ी है सोसाइटी को। जरूरत कैसे पड़ी? कि मिल फैक्ट्री लगना स्टार्ट हुई। अब फैक्ट्री मिल में क्या आप उसी बंदे से काम करवा सकते हैं जो जमीनों पे काम करता था? उसके पास तो वो स्किल ही नहीं है कि वो मशीन चला सके। तो जब फैक्ट्री और मिलें लगना स्टार्ट हुई, जब इंडस्ट्री लगनी स्टार्ट हुई दुनिया में, उस वक्त पर एजुकेशन की डिमांड आई कि भाई नहीं, हमें एजुकेटेड वर्कफोर्स चाहिए, हमें एजुकेटेड वर्कर चाहिए जो स्किल्ड हो थोड़े से। पहले तो डिमांड ही नहीं थी क्योंकि जमीनों पे काम करना है, लाइक वहां पे जो भी बिजाई करनी है या आपने कटाई करनी है, उसके लिए तो आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है सच। तो डिमांड पे चीजें होती है, डिमांड पैदा हुई मार्केट में कि अब जी काम इस तरह हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर पढ़ाई भी स्टार्ट होगी। तो ये भी एक रिसेंट फिनोमेना है, ये जो क्लासरूम में बैठ के पढ़ना, एजुकेशन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये बेसिकली काम के लिए करवाया जा रहा था। ये वर्कफोर्स चाहिए। अब हमारे मुआशरे में मसला इस वक्त पाकिस्तान में ये है कि लोग तो पढ़ रहे हैं, रोजगार के लिए मोस्टली पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केट में जॉब नहीं है। हर साल हजारों लाखों लोग डिग्रियां लेके मार्केट में आ रहे हैं, आगे से हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है। वो पहले भी बल्कि फारग हो रहे हैं क्योंकि हर चीज पे प्रेशर आया हुआ है। फैसलाबाद में देख लें आप, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वहां पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने ये सीक्वेंस आपने रखना है कि हाउ सोसाइटी एक्चुअली इवॉल्व्ड। ये सोसाइटी आपकी चेंज कैसे हुई है, जहां पे हम आज बैठे हैं कैसे पहुंचे हैं यहाँ। तो ये एजुकेशन सिस्टम में मैंने आपको बता दिया कि कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है। अब पहली कॉज थी रेवोल्यूशन की इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरी कॉज इनलाइटनमेंट मीन अवेयरनेस आ गई, लोगों को राइट्स का पता चल गया। सबको नहीं पता चला, लीडर्स को पता चल गया। अब लीडर्स गाइड कर रहे हैं कौम को, और कौम इकोनॉमी में पिसी हुई है, टैक्स भी लगाए जा रहे हैं। और तीसरी कॉज पॉलिटिकल क्राइसिस। अब जो किंग का फाइनेंस मिनिस्टर है, किंग लुई का, उसका नाम था नेकर। अब नेकर बादशाह को कह रहा है कि जनाब हालात ठीक नहीं है, ग्राउंड पे सड़कों पे हालात ठीक नहीं है, टेम्पर्स आर वेरी हाई, लोग इस वक्त बड़े मुश्तिल है क्योंकि इकोनॉमी के बड़े बुरे हालात हैं। लेकिन बादशाह की जो लाइफस्टाइल है, वो दुनिया के सबसे बड़े महल में रह रहा है, वर्साइल्स में, जिसका नाम था वर्साइल्स। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पैलेस था वो। 20,000 बंदे की उसमें कैपेसिटी थी। जस्ट इमेजिन, उस वक्त 20,000 बंदे की कैपेसिटी, एंड इट वाज अ लैविश पैलेस। लैविश, वो लोगों को और दुनिया को अपनी शान शौकत दिखाने के लिए बनाया गया था। और जो क्वीन है वो डेली एक सूट एक दफा ही पहनती है बस। और उसका हेयर स्टाइल अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो जिस तरह का हेयर स्टाइल वो तब बनवाती थी, लोग आज भी नहीं बनाते। लाइक शी वाज सो फैशनेबल एंड सो लैविश। पार्टियां हो रही हैं महल में, बाहर लोग भूख से मर रहे हैं सड़कों पे, और अंदर पार्टियां चल रही हैं। उनको पता ही नहीं है, बिकॉज वो गुर्बत है ही नहीं। देखिए ना, एक बंदा गुर्बत में रहता ही नहीं है, वो कैसे एहसास कर सकता है उस बंदे का जो गुर्बत में रहता है। एक बंदे ने भूख नहीं काटी कभी, हाउ वुड ही अंडरस्टैंड कि भूख क्या होती है। एक बंदे ने कभी हालात देखी नहीं है, लाइक बुरे हालात नहीं देखे, उसे कैसे पता होगा।
तो रूलर को उसी हालात में रहना चाहिए जिस हालात में आवाम रह रही है। आवाम की लोड शेडिंग होती है, अगर इसी तरह आपके प्राइम मिनिस्टर की भी लोड शेडिंग होना शुरू हो जाए तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी मुल्क में। अगर वो भी सरकारी अस्पताल से इलाज करवाए, सरकारी स्कूल में उसके बच्चे पढ़े, तो आप देखेंगे कि सिस्टम ठीक हो जाएगा। जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, मिलिट्री में हैं, जुडिशरी में हैं, सब पे ये कंपल्सन होनी चाहिए। गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे ठीक करते हैं। उनके स्टेक्स ही नहीं है, मिनिस्टर्स के, जनरल्स के, जजेस के स्टेक्स ही नहीं है, वो क्यों ठीक करें चीजों को? वो तो पढ़ रहे हैं बीकन हाउस में और रूट्स में और बाकी जगहों पे, उनको क्या जरूरत पड़ी है गवर्नमेंट स्कूल ठीक करने की और यहाँ पे सर्विसेज अस्पताल और म्यू अस्पताल को ठीक करने की? तो चले जाएंगे डॉक्टर हॉस्पिटल, दे डोंट नीड टू। तो जब रूलर का लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा आवाम से, तो उसके स्टेक्स नहीं है। तो यही वहां पे चल रहा था, ग्राउंड का बाहर का पता कोई नहीं, बाहर का चल रहा है। लेकिन उसने नहीं मानी, उसने कहा लाइक मुझे क्वेश्चन करेंगे लोग, मेरे पास डिवाइन राइट है, लाइक पीपल वुड स्टैंड अगेंस्ट मी। उसने समझाया, फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसने कहा सर सिचुएशन वो पहले वाली नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसी को फायर कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को, नेकर को। तेनों ज्यादा अकल है मेरे को। ऐसा ही होता है, जो इस तरह के मशवरे देता है पहले तो उसी को हटाया जाता है। वो सही सिचुएशन बता रहा था कि सर हालात बड़े खराब है, ग्राउंड पे हालात बड़े खराब है। खैर, पीपल हेटेड द क्वीन। पहले तो लोगों को लगता था कि ये सब कुछ, लेकिन जब इंसान पे क्राइसिस आता है ना, तो फिर वो आप चीजों को एनालाइज करते हैं कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। लोगों को लगा कि यार यही कसूरवार लोग हैं, ये हमारे पैसे पे यशियां कर रहे हैं आवाम से टैक्स लेके, और ये वहां पे पार्टियां कर रहे हैं। तो ये आपका आप कह लें कि रॉयल फैमिली का लाइफस्टाइल, ये तीसरी कॉज। और चौथी कॉज पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या हुआ कि वहां पे थी, जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली है ना, वहां पे थी स्टेट्स जनरल, ESTATE जनरल, स्टेट जनरल। उसकी मीटिंग 150 साल पहले हुई थी तकरीबन, 1617 में, 1617 में उसकी मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम, स्टेट जनरल, जिसमें नुमाइंदगी थी किस किस की? क्लर्जी की, नोबिलिटी की और कॉमनर्स की, इनकी नुमाइंदगी थी वहां पे। ये पॉलिटिकल क्राइसिस है जो वजह बना फिर इनकलाब की। नुमाइंदगी थी, अब किंग को पता चला कि हालात खराब हो रहे हैं, तो एक मशवरा दिया नेकर ने कि जनाब स्टेट जनरल की मीटिंग बुला लें, वहां पे डिस्कस कर लें लोग। मीन के उसने कहा जी नेशनल असेंबली की मीटिंग बुला लें। अब याद रखें कि इस वक्त तक इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुकी है। मीन के इंग्लैंड में भी अभी किंग ही बैठा हुआ है, इंग्लैंड में भी किंग है, लेकिन वो जो किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गया है। कि इंग्लैंड में एक आइन आ चुका है, इंग्लैंड में फ्रांस के साथ ही है ना, आइन आ चुका है वहां पे, किंग की जो कुछ पावर्स हैं वो कम हो गई हैं। वो किसके पास चले गई हैं? पार्लियामेंट के पास। आहिस्ता आहिस्ता तो वहां पे पार्लियामेंट ही तगड़ी हो गई ना, किंग तो फारग हो गया हुआ है, वह सिर्फ नाम का बैठा हुआ है किंग ऊपर। लाइक 17वीं सेंचुरी में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, तो अब लोगों के माइंड में वो भी है मॉडल, पीपल हैव दैट मॉडल इन देयर माइंड, इंग्लैंड में ये हो चुका है। अब उसकी भी बात हो रही है फ्रांस में कि क्यों ना फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया जाए और किंग की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अब जब मीटिंग होती है, अब जितनी भी पहले मीटिंग हो चुकी हैं स्टेट जनरल की, होता क्या था देखिए, 95% कॉमनर्स हैं, उनका टोटल का मिला के वोट कितना बनता है? एक। वो थर्ड स्टेट है, वो थर्ड स्टेट है और उसका वोट एक है। सेकंड स्टेट कौन सी है? मीन के सेकंड ग्रुप आप कह लें। फर्स्ट ग्रुप क्या है उस नेशनल असेंबली में, स्टेट जनरल में? क्लर्जी। उनका टोटल का कितना वोट है? एक काउंट होगा जब वोटिंग होगी, सारा सबका एक वोट है, उस पूरे ग्रुप का वोट काउंट होगा। दूसरी एक स्टेट कौन सी है? नोबिलिटी। उन सबका मिला के एक वोट काउंट होगा।
और जो तीसरी है वो थर्ड स्टेट कॉमनर्स, कॉमन पीपल, उनका सबका मिला के एक वोट काउंट होगा। अब मुझे बताएं, अगर वोटिंग होगी किसी भी इशू पे कि टैक्स कितना लगना है, किस पे लगना है, तो अगर वो पहले वाले 2 वोट मिल जाएं, क्योंकि टैक्स तो उन्हीं पे लगना चाहिए ना, जमीनें तो उनके पास है, तो जब भी वोटिंग होती थी वो दोनों इकट्ठे होकर अपने हक में वोट डाल लेते थे, सिटीजन फारग। समझ आ रही है आपको? ये अनजस्ट है ना, ये गैर मुनसिफाना एक पॉलिसी थी कि भाई वो 95% है, उनका भी एक वोट काउंट हो रहा है बेचारों का, और ये टोटल जो है टोटल 5% है, इनके 2 वोट है, इनके एक क्लर्जी का वोट है, एक नोबिलिटी का वोट है, हालांकि ये दोनों 3-3% है सोसाइटी का हिस्सा। अब ये पहले तो चल रहा था हिस्ट्री में जब से स्टेट जनरल बनी थी, लेकिन अब लोग इस नाइंसाफी को मानने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज लोगों को अवेयरनेस आ गई, लोगों ने अब किताबें पढ़ ली, लोगों ने अब राइटर्स को पढ़ लिया, लॉक को पढ़ लिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने मॉन्टेस्को को पढ़ लिया है, रोसो को पढ़ लिया है, वोल्टेयर को पढ़ लिया है, लोग नहीं अब मान रहे, ये दिस इज अनजस्ट, ये नाइंसाफी है, इस तरह तो हम कभी भी लॉ नहीं पास करवा सकते। लोगों ने कहा हमारी नुमाइंदगी बढ़ाई जाए, ये गलत है, तादाद के लिहाज से वोटिंग का राइट दिया जाए, ये रिजेक्ट हो गया। बादशाह ने स्टेट जनरल को ताले लगा दिए, बंद करो, कोई वोटिंग शोटिंग नहीं होगी, छुट्टी करो। वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था कि व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली। लोग एक तो अवेयरनेस भी आ गई है, ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। लोगों ने जाके बाहर टेनिस कोर्ट में उन्होंने अपनी असेंबली लगा दी, साथ एक टेनिस कोर्ट की जगह थी, टेनिस कोर्ट ओथ उसे कहते हैं। टेनिस कोर्ट में जाकर उन्होंने एक हलफ ले लिया कि जब तक अब चेंज नहीं आएगी, जब तक हम सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेके आते। उन्होंने जाके वहां पे करारदाद पास की, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, और ओथ ले लिया, हलफ ले लिया लोगों ने, और अपनी पैरेलल उन्होंने असेंबली फिर बाद में कायम कर ली। उन्होंने कहा ये असेंबली का बेकार होगी, असेंबली पैरेलल असेंबली कायम होगी। और जब ठीक है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस बना हुआ है। फिर एक और फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस भी था। फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस ये था कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, जिसमें अमेरिका ने इंग्लैंड से आजादी हासिल की थी, उसमें फ्रांस ने यूएसए की हेल्प की थी अगेंस्ट इंग्लैंड। किंग ने हेल्प की थी, क्यों? क्योंकि फ्रांस की और इंग्लैंड की आपस में टसल थी, कंपटीशन था, मुकाबला था। तो फ्रांस ये चाहता था कि इंग्लैंड इतना स्ट्रांग ना हो, और वीक करना चाहता था उसे, कि अगर इसकी एक कॉलोनी इसे आजादी हासिल कर लेती है तो इंग्लैंड की जमीनें कम हो जाएंगी ना, इसका असर कम हो जाएगा, इसकी पावर कम होगी। तो हेल्प कर रहा था असल में इंग्लैंड यूएसए को कि यूएसए आजाद हो जाए इंग्लैंड से, ताकि इंग्लैंड की पावर कम हो। अब जब इन्होंने हेल्प की, उससे खर्चा आया। ऑब्वियसली व्हेन यू गो टू वॉर, उससे एक्सपेंसेस आते हैं। एक मुल्क में पहले इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ऊपर से वो जंगों में पैसा लगा रहा है, तो उससे क्राइसिस मजीद खराब हो। ठीक है, अब फ्रांस के लोग कह रहे हैं भाई आपको क्या जरूरत थी वहां पे जाके पैसा लगाने की, व्हाई वुड यू स्पेंड, आपके मुल्क में तो पहले क्राइसिस चल रहा है, आपके पास तो पहले पैसे नहीं है, आपके पास तो पहले अनाज नहीं है, एंड यू आर सेंडिंग योर आर्मी टू फाइट द फॉरेनर्स। ये भी एक चीज खिलाफ गई उनकी। फिर जब फूड रियॉट्स, ब्रेड रियॉट शुरू होते हैं, ब्रेड के लिए दंगे फसाद शुरू होते हैं, फिर लेडीज निकलती हैं पेरिस में बाहर, सबसे पहले तकरीबन चंद हजार लेडीज जो हैं वो पैदल मार्च करके बादशाह के महल पे चली जाती, वर्साइल्स में। लेडीज ने स्टार्ट किया, बिकॉज जब रोटी खत्म होती है घर से, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होती है वो माँ होती है। जब माँ के बच्चों को खाना नहीं मिलता तो फिर वो कुछ भी करती है। तो लेडीज ने फिर स्टार्ट किया, वो चले गए वहां पे, और उन्होंने पहले तो डिमांड दी, ऑब्वियसली एक ब्रेड की डिमांड थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो वर्साइल का पैलेस था ना, ये पेरिस से थोड़ा सा हटके था। उन्होंने ये भी डिमांड रखी कि बादशाह और क्वीन जो है वो पेरिस में आकर रहेंगे, शहर के अंदर, दे विल नॉट लिव आउटसाइड इन दिस पैलेस। खैर उसे माननी पड़ी है डिमांड। आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉमनर्स थे, इन्होंने वहां पे टेक ओवर कर लिया, बादशाह को कैद कर लिया गया, अपनी उन्होंने असेंबली वहां पे बना ली,
अब इनकलाब शुरू हो गया। अब आप ऑब्वियसली सिस्टम में सारे लोग तो चेंज नहीं हुए थे, काफी लोग थे जो कि अभी भी इनकलाब के खिलाफ थे फ्रांस में। वो डरते थे किंग से, वो कहते थे यार ये तो अल्लाह का नुमाइंदा, अगर हमने इसे नुकसान पहुंचा दिया अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा हमें। इज अ डिवाइन पर्सन एक्चुअली, तो अज़ाब आ जाएगा। हालांकि वो पिस रहे हैं, महंगाई में इकोनॉमी खराब है, लेकिन इतना डर डाला हुआ है लोगों के दिमाग में उसने कि लोग अभी भी डरते हैं, हालांकि वो बेचारे उसकी वजह से गरीब है क्योंकि वो अमीर है। तो अल्टीमेटली वहां पे फिर स्टार्ट होती है रेन ऑफ टेरर, REIGN, रेन, वो बारिश वाला रेन ना लिख लीजिएगा काइंडली, रेन ऑफ टेरर, दहशत की हुकूमत स्टार्ट होती है। पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है जब किंग को हटा दिया जाता है। अभी किंग की पावर खत्म की है, किंग अभी भी किंग ही है, पावर खत्म कर दी, पावर ले ली है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, एक नाम का किंग रह गया, पावर आ गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, आर्मी भी उसके अंडर आ गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो उन्होंने बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, दो मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। नंबर वन ये कि किंग जो है वो एक पेड ऑफिस होगा, लाइक रियासत का। पहले क्या था कि फ्रांस किंग की मलकियत था, जो मर्जी करे। अब क्या है कि किंग जो है वो फ्रांस का एक मुलाजम है रियासत का। फर्क आपको समझना चाहिए। नाउ किंग वुड बी अ पेड ऑफिसर, जिस तरह हमारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पेड है, पाकिस्तान के मुलाजम है सारे जितने भी हो। पहले क्या था, किंग फ्रांस जो था वो किंग का था, मलकियत है उसकी, भाई मुल्क है उसका, बादशाह। तो पेड होगा, क्लर्जी पेड होगी, मौलवियों को भी तनख्वाह दी जाएगी, वो मुलाजम है, मालिक नहीं है। मालिक कौन है? फ्रांस की अवाम। उन्होंने लाइक ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, नेशन बन रही है, वो जाती जो सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। अब नेशन, एक कौम वजूद में आ रही है, मुल्क कौम का होगा, किसी बंदे का, किसी इदारे का मुल्क नहीं होगा। खैर हारता फिर सब हारते हैं, मोस्टली हारे ही हैं बाद में। तो he is going to become the most powerful man in the world, Napoleon Bonaparte. How would he do that? How would he change the system? It would not be easy, and there would be enemies, उसके मुखालिफ भी होंगे, फॉरेन भी, इंटरनल भी। और अल्टीमेटली फिर नेपोलियन को शिकस्त कहां पे हुई, ट्रेजेडी बाद में। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट नेपोलियन। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।